अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की सबसे पहली खबर पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुतल्लिक है। खबर की मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं सीनियर सहाफी मोहित पीरजादा की ताज़ा तरीन यूट्यूब वीडियो मैं से। आपको वो वाक़या सुनाने लगा हूँ जो ग़ालिबन गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब के साथ हुआ। हाथ हो गया बेचारे इसहाक डार साहब के साथ। कहते हैं कि मैं इसकी तहरीर भी आपको दिखाता हूँ जो इस वक़्त व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। किसी अखबार में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसकी तफ़सीलात जो हैं वो ये हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जिन्होंने एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में कई बरस से बनाया, जिसको बहुत वो मेहनत से चलाते हैं, चाइना सेंटर के नाम से। चाइना सेंटर का एक सेमिनार था जिसमें इसहाक डार साहब जो हैं, वह फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे बोल रहे थे, और उसी सेमिनार के अंदर चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी बोला। चाइनीज़ एम्बेसडर जब बोल चुके तो उसके बाद इसहाक डार साहब की बारी आई। इसहाक डार साहब ने वहाँ पे एक किस्सा सुनाया। इसहाक डार साहब ने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चीन गए और उनकी वहाँ पर सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, तो सदर शी जिनपिंग ने उनको ये कहा कि हमारे लोगों पे अगर दुनिया में कहीं पे कोई हमला करे तो हम उसका बड़ा नोटिस लेते हैं, हम तो उस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमने अस्तना दे रखा है, पाकिस्तान के लिए इम्यूनिटी है, और बावजूद इन तमाम दहशतगर्दी के जो वाक़यात हमारे चीनी शहरियों और इंजीनियर्स के साथ हो रहे हैं, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ये इसहाक डार साहब ने वहाँ पे फरमाया। अब देखने वाले ये बताते हैं, और ये तहरीर आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इससे भी आप देख सकते हैं कि चीनी एम्बेसडर जो है वो हैरान परेशान रह गए। खुदा बेहतर जानता है कि शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ के दरमियान इस किस्म की कोई बात हुई भी थी। पता नहीं शी जिनपिंग ने क्या कहा या शहबाज शरीफ साहब ने क्या समझा, या अगर कोई ऐसी चीज़ कही भी थी तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कम चीनी एम्बेसडर जो है या सफारत खाना ये तवक्को नहीं करता होगा कि एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को आप भरी महफिल में इस तरह से आउट कर देंगे। वैसे मुझे लगता है कि शी जिनपिंग ने ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल किए भी नहीं होंगे। तो चीनी एम्बेसडर से रहा नहीं गया, चीनी एम्बेसडर वापस डाइस पे आ गए। हालांकि तकरीब खत्म हो चुकी थी, लोग उठ रहे थे, तालियां वालियां हो रही थी, वो आ गए। उन्होंने कहा मुझे दोबारा कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि ये बात जो इसहाक डार साहब ने कही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कहने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने कहा ये झूठ है, हो सकता है उन्होंने ये ना कहा हो कि झूठ है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात सही नहीं है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कभी इस किस्म की कोई बात नहीं की। किसी चीनी शहरी पे कहीं पर भी कोई हमला हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है और तशवीश की बात है। पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, अगर ये हमले इसी तरह से जारी रहेंगे तो चीनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसहाक डार साहब कहने में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्लियरली पता चलता है कि कल्चरली तौर पे वो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं समझते। एक सेकंड के लिए मान लें कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जब उनके पास ये गए होंगे रोंदू शहबाज शरीफ, और इन्होंने रोनी वाली शक्ल बनाई होगी, तो हो सकता है इनकी हिम्मत बनाने के लिए शी जिनपिंग ने कह दिया हो कि नहीं, आप फिक्र ना करें, वी विल कंटिन्यू आवर इन्वेस्टमेंट्स। और ये एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन होगी, और ये डिप्लोमेटिक आदाब के बिल्कुल ही खिलाफ है कि इस किस्म की एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को आप इस तरह से नशर कर दें। तो इसहाक डार साहब ने अपनी एम्बेरसमेंट तो कराई ही, मुशाहिद हुसैन सैयद की भी कराई, पूरे पाकिस्तान की कराई। यही हालात। नाजरीन, अमेरिका में कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से जो बाइडन को खत लिखने के बाद पाकिस्तान असम्बली के भी 160 मेंबरान ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खत लिखा है। खत का मतन क्या है, मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं इमरान रियाज खान की यूट्यूब वीडियो से। ये जो पार्लियामेंटेरियन है जिनकी बड़ी गैरत जागी है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन ने अमेरिका के सदर को पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से खत क्यों लिखा। देखिए, अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है वो इंसानी हकूक पे खड़ी है, वो ये बार बार कहते हैं। अमेरिका तो पूरी दुनिया के अंदर जनी वो अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के ऊपर भी बात करते हैं, और जहां जहां पे उनके मफादात होते हैं वहां पे वो बात करते हैं। अब इंसानी हकूक का मामला दुनिया में कहीं पर भी खराब होगा, पाकिस्तान को भी बात करनी चाहिए। जैसा कि हम बात करते रहे म्यांमार के बारे में, हम बात करते रहे हैं इंडिया में जो कुछ हुआ उसके बारे में, कश्मीर के बारे में। यानी दुनिया अपने आप को अलग नहीं कर सकती, है ग्लोबल विलेज है, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ऊपर लोग बात करते हैं। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियन ने पहली मरतबा इस नौयत का खत लिखा है। मगर कौन कौन से ऐसे वाकयात हैं जहां पे हमारे पार्लियामेंटेरियन को खत लिखना चाहिए था लेकिन ये खामोश रहे। यानी इनकी गैरत अभी क्यों जागी है। अमेरिकन के तो खतूत की एक भरमार है ना, उनकी तो एक तारीख है, वो तो हमेशा से यही काम करते चले आ रहे हैं। कई दहाइयों से हम उनके खतूत देख रहे हैं, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे कंसर्न शो करते हैं। अमेरिकन का तो ये एक पैटर्न है पूरा, पाकिस्तानियों का कोई पैटर्न नहीं है। तो जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन है, वैसे भी ये जाली फार्म 47 वाले हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान ने जेल से बैठकर शिकस्त दी थी। ये सारे वो लोग हैं जो 40-40, 50-50 और 70-70 हज़ार वोटों की लीड से इलेक्शन हारे हुए हैं। इनके पास जाली फार्म 47 है, और मैं शर्तिया आपको ये कह रहा हूं कि इनमें से बेशतर अफराद ने इस खत को पढ़ा ही नहीं है, और इन्हें पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बस इन्हें कहा गया कि यहां घुग्गी मार दो, तो इन्होंने वहां पे दस्तखत कर दिए हैं। बहरहाल इन पार्लियामेंटेरियन ने क्या कभी खत लिखा पाकिस्तान के वजीर आजम को कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले क्यों हुए, हजारों लोग शहीद हुए और लगातार पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में ड्रोन हमले हुए, लेकिन इन पार्लियामेंटेरियंस ने कभी खत नहीं लिखा।
अमरीकी जंग का पाकिस्तान हिस्सा बना, अवामी मर्जी के खिलाफ कभी खत नहीं लिखा। इसराइली मुखालिफ मुजाहिरीन जो है, जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करते निकलते हैं, उनके जुल्म के खिलाफ, उन पर पाकिस्तान में तशद्दुद किया गया, इन्होंने कभी खत नहीं लिखा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जो महंगी बिजली बनाता है, वो बिजली सस्ते दामों भारत को देने का फैसला कर लिया और ऐलान किया, इसके ऊपर उन्होंने खत नहीं लिखा। भारत के वजीर दिफा को पाकिस्तान का वजीर दिफा जवाब देने में लगातार नाकाम है और भारत हर थोड़े दिन बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है बयानात की हद तक, इस पे इन्होंने कभी खत नहीं लिखा। पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे क्यों दिए, इस पे इन्होंने कभी खत नहीं लिखा। ब्लैक वाटर और दीगर तंजीमें पाकिस्तान से क्यों ऑपरेट करती रही, कभी खत नहीं लिखा। रेमंड डेवस दिन दहाड़े पाकिस्तान में कत्लेआम करके इतने आराम से पाकिस्तान से कैसे चला गया, कभी खत नहीं लिखा। जनरल बाजवा के दौर में अमेरिका में जो लॉबिंग की गई पाकिस्तानियों के पैसे से, सरकारी पैसे से, वो जब हुई तो कभी इन्होंने खत नहीं लिखा। आज भी डॉन की खबर के मुताबिक पाकिस्तान सरकारी पैसों से अमेरिका में लॉबिंग करवा रहा है हुकूमत के हक में, इसके ऊपर खत नहीं लिखा। हमारे सियासतदानों की जायदादें, कारोबार और उनके इलाज पाकिस्तान से बाहर यानी इन्हीं मुल्कों में है, कभी खत नहीं लिखा। कश्मीर और भारत पर पॉलिसी कब तब्दील हुई, कैसे और क्यों तब्दील हुई, इसके ऊपर कोई खत नहीं लिखा। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन पर हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके ऊपर कोई खत नहीं लिखा। हमारे उस वक्त के वजीर आजम ने इस पर मुबारकबादें क्यों दी, कभी खत नहीं लिखा। मेमोगेट स्कैंडल आया, कभी खत नहीं लिखा। लातादाद पाकिस्तानी अमेरिका के हवाले पाकिस्तान ने कर दिए, क्यों किए, किस कानून के तहत किए, कभी खत नहीं लिखा। डोनाल्ड लू के हवाले से जो साइफर सामने आया, जिसमें धमकी लगाई गई कि इमरान खान की हुकूमत गिराओगे तो ठीक है वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे, इसके ऊपर पार्लियामेंटेरियन ने कभी खत नहीं लिखा। पूरी मईशत IMF के सामने पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने गिरवी रख दी, इसके ऊपर कभी खत नहीं लिखा। अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया, कभी खत नहीं लिखा। नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी, कभी खत नहीं लिखा। पनामा और दुबई लीक्स में अरबों डॉलर पाकिस्तानियों के निकल आए, कभी खत नहीं लिखा। ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर खतूत लिखने चाहिए थे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को। मैं आपको इस तरह के 100 मामलात और लिख के बता दूंगा, बोल के भी बता दूंगा, लेकिन कभी भी इन पार्लियामेंटेरियंस की गैरत नहीं जागी, इन्होंने कभी खत नहीं लिखा। आज ये खत क्यों लिख रहे हैं, इसकी आप जरा वजह समझिए। खत लिखने की वजह यह है कि ये जाली फार्म 47 के ऊपर सारे MNA बने हुए हैं और इन्हें पता है कि जेल में बैठा हुआ आदमी किसी वक्त भी इनसे इक्तदार छीन लेगा और ये आइंदा कभी MNA बनने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इनके नस्लों की सियासत वो तबाह कर चुका है, लिहाजा ये अपने सर्वाइवल के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो इनसे कहा जा रहा है। खत किसी और ने लिखा और दस्तखत जनाब सबसे करवा लिए गए, और वैसे भी इनके खत की औकात क्या है, खत की औकात क्या है, ये तो जाली असेंबली है, ये तो जाली फार्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, तो इनके खत की वैसे भी कोई औकात नहीं है। और आलमी सतह पे आप देख लीजिए अपनी औकात, ये वो पार्लियामेंटेरियन है जो अपने वजीर आजम से नहीं मिल सकते, और उस वजीर आजम की हालत ये है कि जहां अमेरिका में खत लिखा गया, ये उन खत लिखने वालों से आपका वजीर आजम नहीं मिल सकता, तो हालत तो पाकिस्तान की ये है। नाजरीन, सहाफी मंसूर अली खान ने अपनी YouTube वीडियो में ये इंकशाफ किया कि PTI ने आखिरकार जस्टिस याहिया अफरीदी की हिमायत कर दी है। उन्होंने मजीद क्या तफसीलात बयान की, आइए जानते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब ने जनाब कह दिया कि जी हम पूरे दिल से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस मानते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो आज ये खबर दी है और उन्होंने कहा कि जी हम उनको बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हम 26वीं आईनी तरमीम को दिल से मुस्तरद करते हैं, लेकिन नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस को दिल से कबूल करते हैं। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीर अगरचा 26वीं तरमीम की वजह से हुई है, लेकिन पार्टी उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी की सियासी कमेटी के कुछ लोगों का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। जब बैरिस्टर गौहर से पूछा गया तो उन्होंने इसकी तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई ऑप्शन PTI की सियासी कमेटी के ज़ेरे गौर नहीं है, और ताहम चंद रोज़ कबल फैसला किया था कि PTI जुडिशल कमीशन में शामिल होगी। अच्छा, अब ये इनकी पोजीशन से एक्चुअली थोड़ा सा इन्होंने जो है ना वो दोबारा यूटर्न मारा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो कि एक तो पहले इन्होंने कहा जी हम जो है वो जो कुछ मौलाना साहब कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम इसको सपोर्ट करते हैं, एक बात। लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हो गई, तरमीम मंजूर हो गई, तो बाद में इन्होंने कहा कि जी हम तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, और आपको याद होगा गंडापुर साहब ने कहा कि हम तो एहतजाज करेंगे और हम जो है वो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे और अब शदीद एहतजाज जो है शुरू होगा। हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब हम तो वकला तहरीक शुरू करने लगे हैं और आप देखिएगा यहाँ पे जो है सारे वकला बाहर आ जाएंगे। हफ्ता नहीं अभी गुजरा, अभी इस चीज़ को हफ्ता नहीं गुजरा कि सारी जो है ना वो हवा ठुस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बार का जो है वो इलेक्शन हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टेड कैंडिडेट थे वो हार गए प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और वकला तहरीक जो है ना वो फिलहाल कम से कम नज़र नहीं आ रही। एक बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज करना था, बुशरा बीबी होगी रिहा, वो एहतजाज भी अब लग रहा है कि फ़िलहाल जो है उससे भी बोलो पेंसिल, एहतजाज फ़िलहाल कैंसिल। उसके बाद हामिद खान साहब ने जब ये 26वीं तरमीम जो है मंजूर हुई थी, उस दिन उन्होंने बयान दिया था कि जी मैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कहूँगा कि आप अपने ओहदे का हल्फ ना लें, क्योंकि अगली बारी जो है वो तो मंसूर अली शाह साहब की बनती है, तो आप इसको जो है वो आप हल्फ ही ना लें। याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जाके हल्फ भी ले लिया।
और उस हलफबर्दारी की तकरीब में जो है वो अतर मिनुल्लाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये सब जजेस वहाँ पे मौजूद थे। बाद में फुल कोर्ट का इजलास हुआ तो मंसूर अली शाह साहब ने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया और उसमें बतौर एक जज उन्होंने शिरकत भी की। मतलब एक ये तासुर दिया जा रहा था कि हो सकता है कि इन जजेस की जानिब से जो है वो याह्या अफरीदी साहब के खिलाफ कोई बगावत हो जाए या वो उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दें कि नहीं जी हम तो आपको चीफ जस्टिस मानते नहीं हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि फुल कोर्ट इजलास जब हो रहा हो इन जजेस का तो उस दौरान जो है वो 26वीं यानी तरमीम जो है वो शायद डिस्कस हो जाए। चंद सहाफ़ियों ने ये शुल्ली भी छोड़ी थी कि जनाब फुल कोर्ट इजलास होगा और उसके बाद देखिएगा 26 यानी तरमीम को पार्ट पोड़ के जो है उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे और ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसा भी नहीं हुआ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने यह इंकिशाफ किया है कि उनकी ही पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला ने पाकिस्तान बार के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी की। इस खबर की क्या तफसील है, आइए जानते हैं। जब इलेक्शन इतना फंसा हुआ था कि एक एक वोट के लिए लड़ाई हो रही है, जंगो जदल हो रहा है, उसमें हमारे ये जो अकाबरीन हैं, बहुत ही सीनियर लोग हैं। शुरू करते हैं हम खोसा साहब से। जी हाँ, खोसा साहब को कौन नहीं जानता, आपको पता है कि बड़ा नाम है लतीफ़ खोसा। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, हमारे बड़े मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे लिए तो बहुत ही एहतराम की जगह पे हैं। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये बता रहा है कि जो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है या जो मुनीर काकड़ के मुखालिफ ग्रुप इस वक्त लड़ रहा था, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए कि जो इमरान खान के मुखालिफ लड़ रहा था ग्रुप या जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रुप लड़ रहा था, क्योंकि वुकला पॉलिटिक्स के अंदर इनकी ये जाहिर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इन्होंने जाके उनको पिछली पार्टीज़ को सपोर्ट कर दिया, असल में तो ये अपने वुकला कनेक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने खाकसार साहब को वोट किया है और इनको जितवाने में किरदार अदा किया है। आगे चलते हैं, उमैर नियाजी। जी हाँ, उमैर नियाजी साहब जो हैं ये MNA बने हैं और इमरान खान साहब की सीट से बने हैं। जी हाँ, उमैर नियाजी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन हैं, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत मेरा इनके साथ एहतराम का रिश्ता है। मैं सिर्फ रिपोर्ट करूंगा, दोबारा आपको फैसला करने दूंगा। ये भी उसी ग्रुप के किसी शख्स के साथ खड़े, ये भी सपोर्ट की बात हो रही है और शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस तरफ से भी। और ये भी जाहिर है मुनीर काकड़ के ग्रुप के खिलाफ ये भी जीते हैं, ये जिस ग्रुप के साथ उमैर नियाजी साहब खड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप आगे बढ़े तो आपको एक दो स्टेटमेंट्स और भी दिखाएंगे, लेकिन पहले बाबर अवान साहब, वो भी जाहिर है एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ के साथ ही उनकी जो वुकला सियासत है वो उधर उसी तरफ उनका झुकाव है, उसी तरफ उनका टिल्ट है और हमेशा से है, कोई आज से नहीं है। तो बाबर अवान साहब की भी तस्वीर जो है, और ये तमाम तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप तक भी पहुंची हैं, पहुंचाई भी गई हैं, मेरे तक भी पहुंचाई गई हैं कि इसके ऊपर बात कीजिए, ये गलत हुआ है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। नाजरीन, शेर अफजल मरवत जो अपने रवैये की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं, उनका एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से झगड़ा हो गया है। इस झगड़े की क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। सलमान अकबर राजा साहब और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान भी फटा शुरू हो गया है। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि हमने शेर अफजल मरवत साहब को एक मौका दिया है, अगर वो डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर उनको साइड पे कर दिया जाएगा। इस बार हमें उम्मीद है कि वो डिसिप्लिन में रहेंगे। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब का जवाब आ गया, उन्होंने ट्वीट कर दी कि जनाब मैं किसी का पाबंद नहीं हूं, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूं, ये राजा साहब कौन होते हैं, मैं सिर्फ दो लोगों को जवाब दे हूं, एक इमरान खान साहब हैं जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, मेरे वो बास हैं, मैं उनका बच्चा हूं, मैं उनका मरीद हूं, मैं उनका वर्कर हूं, और दूसरे गौहर खान साहब हैं जो हमारे चेयरमैन हैं। मुझसे अगर कोई शख्स पूछ सकता है तो वो गौहर खान है या इमरान खान है, ये सलमान अकबर राजा साहब कौन होते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब ने वही हरकत करनी शुरू कर दी जो इससे पहले किया करते थे, वो हर एक आदमी के साथ फड्डा ले लेते थे। इससे पहले आप देख लें कि सियासी कमेटी जो थी उसके अंदर वो लड़ पड़े, पार्लिमानी कमेटी के अंदर वो लड़ पड़े, फिर ये जो इनकी कोऑर्डिनेशन की कमेटियां उनके अंदर वो लड़ पड़े। तो उनका हर एक शख्स के साथ फड्डा हो जाता है, और जब ये फड्डा बढ़ जाता है तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि इमरान खान साहब के पास लोग पहुंच जाते हैं, फिर इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत साहब को साइड पे कर देते हैं। तो पिछले 4 दिनों में उन्होंने 4 लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। एक फवाद चौधरी साहब जो ज़ाहिर इमरान खान साहब के करीब आना चाहते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई कर दी, उनके भाई के खिलाफ इन्होंने बातें कर दी, जिसके बाद उनके साथ लड़ाई हो गई। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में उन्होंने कह दिया कि उनको साइड पे किया जा रहा है और मुझे जो एहतजाजी कमेटी उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। फिर सलमान अकबर राजा साहब के बारे में उन्होंने कुछ फरमा दिया, सलमान अकबर राजा साहब के साथ शुरू हो गई, और इसके साथ साथ शिबली फराज साहब हैं, बाकी पार्टी, उन सब के साथ इनका पहले ही फटा चला जा रहा है। तो ये शेर अफजल मरवत साहब फटेबाज हैं, बाकायदा फटेबाज जिसको कहा जा सकता है। ये किसी का एहसास नहीं करते, किसी का ख्याल नहीं करते, मीडिया के साथ लड़ पड़ते हैं, पार्टी के साथ लड़ पड़ते हैं, वर्कर्स के साथ लड़ पड़ते हैं, और सो फॉर सो ये जजेस के साथ लड़ पड़ते हैं, अदालतों के अंदर बदतमीजी करते हैं। तो कमाल इनका ये है कि किसी जगह आराम से नहीं बैठते। तो मुझे यूं लगता है कि अब दोबारा इनके कुछ ज्यादा लंबे दिन नहीं है। इमरान खान साहब इस किस्म की हरकतों को टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब सारी पार्टी जाके शेर अफजल मरवत के बारे में बातें करेंगी तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा, और ये बड़ी तेजी से शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ एक लावा पकड़ा है। आप देखिएगा नेक्स्ट वीक में पूरी पार्टी इमरान खान साहब के पास चली जाएगी और शेर अफजल मरवत साहब को फिर उसी तरह कॉर्नर कर दिया जाएगा। उन्हें कहा जाएगा जनाब
आप एक साइड पे बैठे चुप करके, और जब तक आप अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे उस वक्त तक आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि आप दोबारा मरकजी धारे में शामिल हों। तो शेर अफजल मरवत साहब के मुझे अब ज्यादा दिन नजर नहीं आते हैं। नाजरीन, IMF मुआहिदे के बाद मुआशी इशारिये क्या हैं और हुकूमत की अचीवमेंट किस हद तक हैं, सहाफी इरशाद भट्टी ने इस बारे में आगाह किया। आइए देखते हैं। और ये खबर है क्या, हमारे दोस्त शहबाज राना की खबर है कि 13,000 अरब टैक्स हदफ के असूल के लिए जो किया गया था, वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। इक्तसादी तरक्की की शरह का जो वादा किया गया था कि पहले 3 महीनों में इतनी होगी, वो भी नहीं हुई। अफराते ज़र मतलब महंगाई का जो कहा कि महंगाई इतनी कम होगी, वो भी नहीं हुई। और बड़े पैमाने पर जो पैदावार का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और दरामदात वाला भी पूरा नहीं हुआ। अब टैक्स वसूली से लेकर सूबाई कैश सरप्लस तक सब अहदाफ जो थे, जो IMF से वादे किए गए थे, वो गड़बड़ हो चुके हैं। FBR वसूलियों में कमी दिसंबर तक 400 अरब तक जा सकती है। IMF का दबाव बढ़ रहा है। 7 अरब डॉलर को हतमी शक्ल देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुआशी मफरूज़े जो हमने कायम किए थे, इसकी मंजूरी के 1 माह के अंदर ही नाकामी से ये मुआहदा दो चार हो गया। चारों सूबाई हुकूमतों की तरफ से हद से ज़्यादा हमने वादे कर लिए थे IMF से, और वो हुकूमतें भी अभी कोशिशें कर रही हैं, पूरे नहीं हो पा रहे। टैक्स हदफ भी पूरा नहीं हो पाया। सूबाई कैश सरप्लस अपने रहने का हदफ भी पूरा नहीं हो पाया। IMF और खुशी की खबर सुने, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तो डाउन गई IMF दबाव डाल रहा है कि रुपए की कीमत में मजीद कमी करें, और ये कमी पहले ही 16% हम कर चुके हैं। अब मजीद कमी करनी पड़ेगी, रुपया मजीद जलील होगा। ज़ाहिर है IMF के बगैर हमारा चारा ही कोई नहीं। तो महंगाई की हमने IMF से रखा था कि जो है 6 से 7% महंगाई हम ले आएंगे पहली 3 महीनों में, और ये बमुश्किल पहुंची है 9.2 पर। ये भी हुकूमत के अहदाफ हैं के आदाद शुमार है। दरामदात में 17% इजाफा हमने कहा था, उसको टैक्स से जोड़ा था, वो 8% इजाफा हुआ है 17 की बजाय। पैदावारी शरह जो है वो 1.3% है। ये मुआहदा हमने IMF से किया था 3.5% का। 12,902 अरब टैक्स हदफ भी पूरा नहीं हो पाया। लड़ते रहे आपस में, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते रहे। काजी फैजी साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए शरीतें, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करते रहें, और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहें, एक दूसरे को फतह करते रहें। बाहर दुनिया को भिखारी समझती है, हुकूमतें हैं भिखारी। IMF से जो मुआहदा हुआ था उसके पहले 3 महीनों में ही वो धड़ाम से नीचे आ गया। और वो जो माहिरीन कह रहे थे कि ये गलत मुआहदा किया गया है, अफरा तफरी में, खुशी में, एक्साइटमेंट में, गलत अदाद शुमार वाला या हवाई दामों वादों वाला जो मुआहदा किया गया, ये पूरा नहीं हो पाएगा। वो पहले 3 महीने में नीचे गया। अब या दोबारा टैक्स लगेंगे या IMF के दोबारा तरले करने पड़ेंगे। तरले तो उसने मानने नहीं, लिहाजा मजीद टैक्सों और मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। अगर आपको हमारा काम पसंद आए और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।